अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स है और ये हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। राज्य एवं राष्ट्र की आय, इनकम ऑफ अ स्टेट एंड नेशन। तो राज्य एवं राष्ट्र की आय, तो इसके बारे में जानेंगे। तो प्रश्न रहेगा आय किसे कहते हैं। तो आय किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर कैसे देना है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की शारीरिक यानी फिजिकल अथवा मानसिक मेंटल कार्य करता है उस कार्य को बदले जो उसे धन मजदूरी वेज मिलता है, उससे उसे 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 उस व्यक्ति का आय कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति कमाता है तो दो तरह के कमाता है। जैसे मजदूर लोग किस लिए कमाता है, शारीरिक रूप पर कमाता है। जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, और जो भी व्यक्ति हो गया, जैसे वकील हो गया, तो किस रूप में करता है, मानसिक रूप पर कार्य करता है। और उसके बदले जो पैसा मिलता है या मजदूरी मिलता है, उसी को व्यक्ति को क्या कहते हैं, आय कहते हैं, इनकम कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। विशेष वर्तमान समय में गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम सबसे अधिक है। तो गोवा एक राज्य है भारत का और वहाँ पर इनकम सबसे अधिक है, तथा बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम सबसे कम है। तो दो राज्य है और एक राज्य कौन सा है, एक गोवा है और एक बिहार है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ से लोग जो है पर व्यक्ति आय का कहने का मतलब यहाँ लोग सबसे ज़्यादा अधिक पैसा महीना में कमाता। और बिहार राज्य है, दो राज्य है, एक भारत है में दो राज्य है। एक राज्य गोवा है जो सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ का लोग कमाता, और बिहार है जो यहाँ महीना में सबसे ज़्यादा कम कमाता है। ठीक है। गरीबी यानी पुअर किसे कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं मिनिमम नीड्स की पूर्ति नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को नीड्स को पूर्ति नहीं कर पाता है, उसे गरीब यानी पुअर कहते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी एकदम न्यूनतम अवस्था मतलब थोड़ा सा आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पाता है, उसे गरीब कहते हैं। ठीक है। तो गरीब को परिभाषा देंगे, जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को यानी मिनिमम नीड्स को पूर्ति नहीं कर पाता, उसे पुअर कहते हैं। अमीर यानी रिच किसे कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं यानी नीड्स या वांट्स को आसानी से पूरा कर लेता है, उसे अमीर कहते हैं। तो अमीर व्यक्ति क्या है, जो सब आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है। जैसे बढ़िया डॉक्टर चाहिए, बढ़िया एसी चाहिए, बढ़िया एसी में जब ट्रेन से यात्रा करता है तो अपनी आसानी से आवश्यकता पूरा करता है, तो उसे क्या कहते हैं, रिच आदमी करते हैं। जो अपनी जो बायोलॉजी में मतलब ये क्या कर रहा है, इकोनॉमिक्स में, जो अपनी आवश्यकता जो व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को को आसानी से पूरा कर लेता है, उसे अमीर कहते हैं। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि यानी फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित वस्तुओं यानी गुड्स और सेवाओं सर्विस के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कहने का मतलब है देश में जो एक साल के अंदर है ना, फाइनेंशियल ईयर उत्पादित वस्तु और सेवाओं को जो मौद्रिक मूल्य का योग के बराबर हो, योग का मतलब योग के बराबर पर राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO द्वारा किया जाता है। तो CSO के द्वारा ये नेशनल क्या किया जाता है, इसका गणना किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO की स्थापना कब हुई थी, तो 2 मई 1991 को। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का अनुमान सबसे पहले कब और किसने लगाया था, तो 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने कब लगाया था, 1800 ईस्वी में। और किसके द्वारा लगाया था, 1868 में लगाया गया। तो किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं, किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं गुड्स एवं सेवाओं सर्विसों के मौद्रिक मूल्य का
मैंडेटरी वैल्यू का सकल उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कहते हैं। तो क्या कहता है, किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर, जो एक साल के अंदर क्या हुआ, सभी उत्पादित वस्तु एवं सेवा को मुद्रिक मूल्य हो और सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। महत्वपूर्ण शब्द और उनके पूर्ण रूप, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म, तो क्या है, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा नंबर में पीसीआई पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद एनएनपी नेट नेशनल प्रोड्यूस, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और उसके बाद एनएसएसओ नेशनल सिंपल सर्वाइवर ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद डीईएस डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निर्देशालय। एक और है एफडीआई फॉरेनर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो ये कुछ है जो फुल फॉर्म है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की देश की कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रतिफल या पर कैपिटल इनकम पीसीआई कहते हैं। सूत्र प्रति व्यक्ति आय पीसीएस और राष्ट्रीय आय और बटे कुल देश की संख्या से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। ये सूत्र होता है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक्स स्टेटस को आकलन के सर्वाधिक विश्वसनीय माप, मोस्ट रिलेबल मेच्योर क्या है, तो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है। भारत में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है, तो उत्तर में लिखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा होती है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संगठन एनएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ भी सहायता करता है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की गणना में होने वाली कठिनाई का वर्णन करें, तो उत्तर में यहाँ से लिखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाई होती है। आंकड़ों का एक तंत्र करने में कठिनाई होता है। आंकड़ों को क्या करता है, एक तंत्र करने में कठिनाई होता है। डिफिकल्ट इन काउंसलिंग स्टेट, दोहरी जनगणना का संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ डबल काउंटिंग, मूल्य के मापन में कठिनाई, डिफरेंट इन मेजरिंग वैल्यू, ये सब क्या होता है, कठिनाई राष्ट्रीय आय में। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय, इनकम को गरीबी, पॉवर्टी के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्लोज रिलेशन है। जिस व्यक्ति की आय कम होती है वह गरीब, पुअर होता है और वह अपनी आवश्यकताओं, नीड्स को पूर्ति आसानी से नहीं कर पाता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति की आय अधिक होती है वह अमीर, रिच होता है और वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति आसानी से कर लेता है। तो आय को गरीबी के साथ संबंध हम लोग इतना लिख देंगे, ठीक है। मुद्रा क्या है, मुद्रा यानी मनी, वह विनिमय का माध्यम है। मनी ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का मतलब होता है अदला बदली है। मुद्रा वह माध्यम है, मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जो सरकार, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। और क्या करता है, सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और उसे मानने के लिए सभी बौद्ध होते हैं। और उसे सभी मानने के लिए क्या होता है, बौद्ध होते हैं। हमारे देश की मुद्रा रुपया है, हमारे देश की मुद्रा क्या है, रुपया है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की परिभाषा देश की गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है, तो उत्तर किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि, फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, सर्विस के मौद्रिक मूल्य के योग के राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के प्रमुख 3 विधियां हैं, 3 मेंस मेथड हैं। तो पहला विधि क्या है, आय गणना विधि, इनकम मेथड। जब राष्ट्र की व्यक्तियों की आय, इनकम के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती हैं तो उसे
आय गुना विधि इनकम इनकम मेथड कहते हैं। क्या करता है? आय गणना विधि। जब राष्ट्र की व्यक्तियों की आय का आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस आय को गुणन विधि कहते हैं। व्यय गणन विधि। क्या व्यय गुणन विधि? एक्सपेंडिचर मेथड। जब राष्ट्र की व्यक्ति का व्यय खर्चा के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे व्यय गणना विधि में एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो जब राष्ट्र के व्यक्तियों को क्या होता है? खर्चा होता है, तो उसके आधार पर राष्ट्रीय की गणना की जाती है, उसे व्यय गणना विधि कहते हैं। उत्पादन गणना विधि। जब राष्ट्र की व्यक्तियों के उत्पादन प्रोडक्शन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे उत्पादन गणना विधि प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है? प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित अंतर है। तो प्रति व्यक्ति आय में पर कैपिटल इनकम और राष्ट्रीय आय में क्या है? राष्ट्रीय आय की देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग के राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ किसी व्यक्ति औसत आय से लगाया जाता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ पूरे राष्ट्र के कुल आय से लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ तीसरा नंबर में प्रति व्यक्ति आय के द्वारा देश की प्रति व्यक्ति के औसत आय का पता चलता है। राष्ट्रीय आय के द्वारा पूरे देश की आर्थिक स्थिति एवं विकास की गति को पता चलता है। तो दोनों का सूत्र हम लोग देखेंगे। तो प्रति व्यक्ति सूत्र राष्ट्रीय आय देश की कुल जनसंख्या, सूत्र राष्ट्रीय आय बटा उपभोग प्लस विनिमय प्लस निवेश, ये सब क्या है? ये राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय। स्वतंत्रता प्राप्ति इंडिपेंडेंस के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किया था? तो उत्तर में लिखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महानिबोलियस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया था। इस समिति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। तो इसको क्या करता था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 1949 में क्या एक प्रोफेसर जिसका नाम था क्या है? महानिबोलियस था, की अध्यक्षता किया था और वो राष्ट्रीय आय इनकम नेशनल इनकम के गठन किया था। इस समिति का उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। क्या प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम में वृद्धि राष्ट्रीय आय की प्रभावित करता है? तो ये देना है, तो यहाँ लिखना हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से उस देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय की प्रभावित करती है। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले कठिनाई का वर्णन करें। तो उत्तर राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित प्रमुख कठिनाई होते हैं। आंकड़ों को एक तंत्र संगठित करने में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना, एक ही वस्तु को मूल्य को दो बार जोड़ने का डर, वस्तुओं और सेवा को सही मूल्य का मापन में कठिनाई। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक प्रगति इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस का महत्वपूर्ण सूचांक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। राष्ट्रीय आय से पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कितनी मजबूत है और लोग का जीवन स्तर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः एक वर्ष फाइनेंशियल की अवधि के लिए की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना के तीन प्रमुख विधि हैं: राष्ट्रीय आय विधि, इनकम मेथड, व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड तथा उत्पादन विधि प्रोडक्शन मेथड। तो ये राष्ट्रीय आय के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है: सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी तथा राष्ट्रीय आय एनआई इत्यादि द्वारा किया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय संख्या संगठन सीएसओ द्वारा की जाती है तथा एनएसएसओ इस कार्य में इसकी सहायता करता है। यहाँ अर्थ नहीं कार्य हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में
राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर देश रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, बचत, सेविंग, निवेश इन्वेस्टमेंट तथा जमीन स्तर पर सुधार होता है। राष्ट्रीय आय की वितरण डिस्ट्रीब्यूशन समान और न्यायपूर्ण होना चाहिए ताकि आर्थिक असमानता कम हो सके। राष्ट्रीय आय केवल संख्या नंबर नहीं होता, यह देश के लोगों के कल्याण वेलफेयर भी द्योतक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? इस समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में राष्ट्रीय आय की क्या अनुमान लगाया तथा इसकी क्या सीमाएं थी? तो उत्तर हम लोग लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर महासेविलिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया था। उद्देश्य इस समिति का मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय को वैज्ञानिक और वास्तविक अनुमान लगाना था। प्रथम प्रतिवेदन फर्स्ट रिपोर्ट, इस समिति ने अप्रैल 1991 में अपना पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वर्ष 1948 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 886,850 करोड़ बताई गई और प्रति व्यक्ति आय 246 रुपये 90 पैसा बताई गई। सीमाएं, उस समय देश में सांख्यिकी आंकड़ा स्टैटिक डाटा का एक तंत्र करने की कई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्र में वस्तु विनिमय प्रणाली वार्ड सिस्टम होने के कारण कोई आर्थिक गतिविधियों का मूल्य ठीक से नहीं दर्ज हो पाया जिससे यह अनुमान में कुछ सीमाएं और अशुद्धियां रह गई। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधियों कौन कौन सी विस्तार से समझाइए। तो किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य के कुल योग के राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख 3 विधियां निम्नलिखित हैं। तो क्या है? आय गणना विधि, इनकम मेथड। तो इस विधि के अंतर्गत देश के नागरिकों द्वारा विभिन्न क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा से अर्जित की गई कुल वास्तविक आय, मजदूरी, लाभ, ब्याज, लगान के आपस में जोड़कर राष्ट्रीय आय को पता लगाया जाता है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा व्यय गणना विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इस विधि में एक वर्ष के भीतर कुल उपयोग और कुल निवेश पर किए गए कुल सरकारी और निजी खर्चों को व्यय जोड़कर गणना की जाती है। सूत्र YC+I है ना। इस तरीके से उत्पादन गणना विधि, तो उत्पादन गणना विधि कैसे करते हैं? उत्पादन गणना विधि प्रोडक्शन मेथड, इस मूल्य संवर्धन विधि भी कहते हैं। इसके तहत देश के भीतर कृषि, उद्योग, खनिज इत्यादि क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवा को कुल मौद्रिक मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित मुख्य अंतर है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, यह किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को कुल मौद्रिक मूल्य होता है। यह पूरे देश की सामूहिक आर्थिक समृद्धि, टोटल इकोनॉमिक्स वेल्थ की दर्शाती है। और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम, जब राष्ट्रीय आय के देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। यह देश के नागरिकों को औसत आय एवरेज इनकम और उनकी जीवन स्तर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाती है। तो सूत्र होगा प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, देश की कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो विकासशील देश में राष्ट्रीय आय की सटीक गणना करना एक जटिल कार्य है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख कठिनाइयाँ आती हैं। आंकड़ों का एक तंत्र करने में कठिनाई। आंकड़ों को क्या करता है? एक तंत्र करने में कठिनाई। देश के ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र में लोग अपने आय व्यय का कोई लिखित हिसाब नहीं होता। जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है
तो उसका कोई लेख नहीं, कभी वो मजदूरी कर लिया, कभी खेत में काम कर लिया, तो लिखित हिसाब नहीं रखता है। इस कारण देशव्यापी सही और प्रमाणिक आंकड़ा ऑथेंटिक डाटा जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहला नंबर ये हो गया। दोहरी गणना की संभावना। गणना के समय यदि शताब्दी न बरती जाए तो एक ही वस्तु या कच्चे माल के मूल्य को दो बार जोड़ जाता है। उदाहरण के लिए यदि गेहूं का मूल्य जोड़ने के बाद उससे बने आटा और बिस्कुट को मूल्य को भी अलग से जोड़ दिया जाए तो यह राष्ट्रीय आय वास्तविक आय से अधिक दिखने लगती है। उसके बाद मूल्य के मापन में कठिनाई। बाजार में वस्तु का दाम बदलता रहता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में आज भी कई लोग अपने उपयोग के लिए अनाज रखकर बचे हुए का विनिमय करता है, जिसका सही मौद्रिक मूल्य मापन कठिनाई होता है। आय की गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। तो अर्थव्यवस्था में आय और गरीबी के बीच सीधा और घनिष्ठ संबंध माना जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नोरोकोस के अनुसार गरीबी का दुष्चक्र वेरियस क्रेसिल और पॉवर्टी का मुख्य कारण कम आय ही है। कम आय, कम बचत, कम पूंजी निर्माण, कम उत्पादन, पुनः कम आय विनियोग, ये होता है। तो जब किसी व्यक्ति की आय कम होती है तो वह अज्ञानता और गरीबी के कारण अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वस्थ नहीं दे पाता है। इसका परिणाम स्वरूप अगली पीढ़ी की कार्यकुशलता भी कम हो जाती है और वह भी कम आय अर्जित कर पाते हैं। इस प्रकार कम आय के कारण गरीबी की स्थिति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। इसलिए गरीबी को दूर करने का एकमात्र प्रभावी तरीका है देश में रोजगार और आय को बढ़ाना।